हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया है, जो कि पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड थी। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बताना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है। इंडिया में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है आपके वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही चलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है, या फिर मान लीजिए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी कोई भी गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करती है। तो these are set of rules containing these are set of documents containing rules, principle and guidelines based on which a government functions। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसी के ऊपर हमारा पूरा देश जो है वो बना हुआ है। तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें, कॉन्स्टिट्यूशन वो लॉ है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री जो है वो गवर्न करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर जो है हमारी गवर्नमेंट गवर्न करती है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या हुई? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो हुई जो लोगों के प्रति जो है वो जो है मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, और लोगों के पास ये पावर है। इफ कोई गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट काम करेगी या लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी, तो लोगों के पास हक है कि वो अगले इलेक्शंस में जो है उस गवर्नमेंट को हटा दे। मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों को रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यही बात कर रही है कि हमारे जो कंट्रीज है उसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। तो वो जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, अगर वो प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगी, रूल्स के ऊपर चलेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, मतलब यही तभी वो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वो कंट्री को गवर्न करने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो द लॉ अकॉर्डिंग टू विच एनी कंट्री गवर्न। हम ऐसे मान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ है, उसमें प्रिंसिपल्स है, उनमें गाइडलाइंस लिखी हुई है, जिसके थ्रू जो है एक कंट्री को गवर्न किया जाता है। तो अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया है। तो पॉइंट आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया आया कहां से। तो बात कुछ ऐसी है कि आपके मोंटेग्यू डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं, 20 अगस्त 1917 को ये आई थी। इसमें जो है अगस्त डिक्लेरेशन में ये कह दिया गया था कि हम जो है इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देने वाले हैं, बट ये मेंशन नहीं था कि कब किस डेट को दी जाएगी। मतलब मोंटेग्यू डिक्लेरेशन में ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिया में जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करने वाले हैं। तो यहाँ पे एम एन रॉय ने थोड़े टाइम बाद ये कहा कि सर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे कोई ना कोई बनाता है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ से चर्चा शुरू हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1935 में डिमांड रखनी शुरू कर दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखेंगे विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो हम इलेक्ट करेंगे बाय एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ के लोगों के द्वारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज इलेक्ट की जाएगी, जो कि बिना किसी इंटरफेरेंस, आउटसाइड इंटरफेरेंस के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। तो यहाँ पे ये जब नेहरू ने डिमांड रखी 1938 में, तो इस डिमांड को अगस्त ऑफर जो 1940 में आया, उसमें जो है वो इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। और अगस्त ऑफर के बाद जो है क्रिप्स मिशन आया 1942 में, जो इसीलिए आया था जिसमें जो है आपके एक तरीका बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे इलेक्ट किया जा सकता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का वादा किया था और कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो उसमें 3 कंडीशंस होगी। मतलब पहली कि ये जो होगी पार्टली इलेक्टेड बाय प्रिंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस। ठीक है, ये जो होगी
कुछ जहाँ पे प्रोविंशियल असेंबलीज है, ये वहां पे जो है इलेक्शंस होंगे, उसके थ्रू जो है वो मेंबर्स इलेक्ट होंगे। और दूसरा, जहां पे भी प्रिंसली स्टेट्स है उसके जो प्रिंसेस है वो इसको नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई। और तीसरा, यहाँ पे राइट टू सक्सीड का ऑप्शन भी डाला गया। कोई भी प्रिंसली स्टेट अगर इसमें ज्वाइन नहीं करना चाहती, सक्सीड करना चाहती है, अलग रहना चाहती है, तो वो रह सकती है। तो इसको जो है आपके क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा। कांग्रेस का रीजन तो ये था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि ये ब्लूप्रिंट हो गया पार्टीशन के लिए। ठीक है, मतलब पार्टीशन जो है पहले से ही जो है डिमांड चली आ रही है कि हमें अलग किया जाए, पाकिस्तान को अलग किया जाए। तो इससे ये तो तय हो गया था कि अगर ये लागू होता है तो उससे क्या होगी, ये ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा पार्टीशन के लिए। अगर ब्लूप्रिंट की बात हो रही है तो मुस्लिम लीग ने इसे क्यों रिजेक्ट किया था? तो यहाँ पे रीजन ये था कि इस क्रिप्स मिशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान बनाया जाए। यहाँ पे उन्हीं को राइट टू सक्सीड का हक था जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्हीं को हक था। जो पहले से बने हुए स्टेट्स थे उनको हक था कि वो जो है राइट टू सक्सीड कर सकते हैं। और पाकिस्तान तो पहले से एग्जिस्टेंस में था नहीं, मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बसी हुई थी। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग है इन्होंने जो है क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसी वजह से क्रिप्स जो है वो हमारे वापस चले जाते हैं और वर्ल्ड वॉर टू भी खत्म हो जाती है 1945 में। और हमारे वायसराय भी चेंज हो जाते हैं, जो आते हैं लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल जो थे वो आते ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं 1945 और 46 में, प्रोविंशियल और सेंट्रल असेंबली के लिए। ठीक है, सेंट्रल असेंबली और प्रोविंसेस के लिए जो है इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। और यहाँ पे 11 प्रिंसली स्टेट्स में जो है 11 प्रोविंसेस में जो है वो इलेक्शंस होते हैं, जिसमें जो है हमारी 8 जो सीटें हैं वो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो जीत जाती है। ठीक है, तो ये स्टोरी है आपकी इलेक्शन से रिलेटेड। इसको, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे जाके काम आने वाला है। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 8 सीट्स जीत जाती है। और इसी के थोड़े टाइम बाद जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में 1946 में। कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया व्हिच रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे कैबिनेट मिशन ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया था कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन सकती, मतलब इसमें जो है पाकिस्तान को अलग करने की बात को मना कर दिया गया था। पहले क्रिप्स मिशन में राइट टू सक्सीड का बात था, ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन की बात की जा रही थी, पर यहाँ पे कैबिनेट मिशन में सख्त ही मना कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो अलग नहीं होगा। यहाँ पे जो है रिजेक्ट कर दी गई डिमांड 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो कैबिनेट मिशन जो ये आता है इसका मकसद ही यही था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करना। तो 1946 मार्च को ये आता है। यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ओरिजिनल, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, वो आपके कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही बनी थी। तो कैसा, क्या क्या चीजें थी कैबिनेट मिशन प्लान में, आइए हम वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसकी टोटल स्ट्रेंथ जो होगी वो आपकी 389 होगी, जिसमें से आपके 296 ब्रिटिश इंडिया होगी, मतलब 296 जो सीटें होगी वो ब्रिटिश इंडिया की होगी और प्रिंसली स्टेट्स की 93। आप सभी को पता होगा कि उस टाइम पे जो इंडिया है वो 2 तरीके की प्रोविंसेस में बंटा हुआ था। वो प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के अंडर थी और वो प्रोविंसेस जो प्रिंसेस के अंडर थी। तो प्रिंसली स्टेट्स की यहाँ पे 93 सीटें बताएगी और ब्रिटिश इंडिया की 296 सीटें बताएगी। और ये जो 296 सीट्स थी, यहाँ पे भी ये बोला गया कि जो सीट्स होगी, जो एलोकेट होगी हर प्रोविंस में, वो डिवाइड होएगी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सीट्स जो थी वो एलोकेट की गई थी। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। तो अब यहाँ पे जो है प्रोविंशियल असेंबलीज जो ऑलरेडी इलेक्ट होके आ चुकी थी, वेवल के जो 1945 और 1946 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें ऑलरेडी जो है वो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज को इलेक्ट कर लिया गया था। अब यही प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी वो जो है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने वाली थी। मतलब यहाँ पे ये साफ साफ पता चलता है कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इलेक्ट कर रहे थे तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे।
ठीक है, यहाँ पे पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेट की बात की गई है कि जो प्रिंसेस से आपके प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर्स आए थे वो रूलर्स जो थे वो इलेक्ट करके भेज रहे थे, लेकिन जो प्रोविंशियल असेंबली से जो आपके मेंबर्स आए थे वो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स इलेक्ट करके भेज रहे थे। तो पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, तो ये जो था वो प्रोसीजर था। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के लिए जो है मतलब 290 सीट्स पे जो है वो आपके इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए। जुलाई अगस्त से लेके 19 जुलाई और अगस्त 1946 के बीच में इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए 296 सीट्स के ऊपर, जहां पे आपकी आईएनसी को 208 सीट्स आई, 73 मुस्लिम लीग को आई और 15 अदर्स की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो गई थी जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेजॉरिटी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग जो है वो आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो फर्स्ट मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, पहली बारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 9 दिसंबर 1946 को है बैठी। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि किस किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन अटेंड किया। तो हमने पढ़ा आईएनसी, मुस्लिम लीग एंड अदर्स प्लस प्रिंसली स्टेट्स। इन सबसे जो मतलब ये जो है इनसे जो है आपके अदर्स तो इसको स्किप कर दो। आईएनसी, मुस्लिम लीग और जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये लोग अटेंड करने वाले थे, मतलब इन्हीं से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, लेकिन ना ही मुस्लिम लीग ने अटेंड किया था और प्रिंसली स्टेट ने तो अपने 93 जो मेंबर्स है उनको नॉमिनेट ही नहीं किया था। तो ना ही प्रिंसली स्टेट्स ने और ना ही मुस्लिम लीग ने ये सेशन अटेंड किया। फर्स्ट मीटिंग जो थी उसमें जो है मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स ने जो पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें जो है आईएनसी और अदर मेंबर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे हुआ क्या, 9 दिसंबर 1946 को जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। और इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो सबसे पहले प्रेसिडेंट जो बने, टेम्पररी प्रेसिडेंट जो बने, वो आपके फ्रेंच के आपके रूल्स के अकॉर्डिंग, फ्रेंच में ये कहा जाता है कि आपका जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होगा वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट होगा। यहाँ पे वही ध्यान रखते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस टाइम पे सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे आपके, उनको जो है वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, और इसके बाद थोड़े टाइम बाद जो है इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए प्रेसिडेंट के और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपके प्रेसिडेंट बने। ठीक है, याद रखना ये जो फर्स्ट सेशन था ये 211 मेंबर्स ने ही अटेंड किया था। रीजन मैंने आपको बता दिया, ना ही मुस्लिम लीग और ना ही प्रिंसली स्टेट्स इन्होंने यहाँ इस सेशन को अटेंड किया था, फर्स्ट सेशन को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक और होती है, फर्स्ट मीटिंग के 4 दिन बाद ही मतलब 13 दिसंबर 1946 को जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ये एक विजन था इंडिया का कि कैसा इंडिया होगा। तो उसके लिए जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो है आपके रेजोल्यूशन लेकर आते हैं जिसमें जो है इंडिया के बारे में बात की जाती है कि इंडिया जो होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, जिसमें जो है ब्रिटिश इंडिया भी होगी, किस पार्ट भी होगा, और प्रिंसली स्टेट्स भी होगी। ये सॉवरन होगा, रिपब्लिक होगा, यहाँ पे जस्टिस होगा, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक माइनॉरिटीज का सेफगार्ड किया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें थी ये आपके जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, तो इसको जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है ये रेजोल्यूशन को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, और 22 जनवरी 1946 को ये जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। साथ साथ होता क्या है, आपका जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है जिसके थ्रू जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली हुई थी, उसमें भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं। चेंजेस कुछ ऐसे थे, असेंबली जो होती है उसमें जो है मतलब इस एक्ट में चेंजेस करके ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पोजीशन अब इतनी स्ट्रांग है कि असेंबली जो है उसको कंप्लीट ऑटोनॉमी है और पावर है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। और यहाँ पे ये लोग अपने आप को ये पावर भी देते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो असेंबली है वो अपने आप को एक्ट के थ्रू, इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू जो है असेंबली को ये पावर भी मिलती है कि वो किसी भी लॉ को पास या अमेंड कर सकते हैं
ठीक है, या मतलब एन्यूल कर सकते हैं किसी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट को। तो यहाँ पे असेंबली वॉज गिवन द अथॉरिटी टू एन्यूल और अमेंड एनी लॉ पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट रिगार्डिंग इंडिया। तो अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी एक्ट जो है वो इंडिया के रिगार्डिंग पास करता है तो ये पावर असेंबली की है कि वो अमेंड करना चाहते हैं उस लॉ को या उसको एन्यूल करना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज कही गई कि असेंबली जो होगी, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ये आपका इंडिया का फर्स्ट पार्लियामेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट फ्री पार्लियामेंट। तो पहली बारी, क्योंकि इलेक्शंस तो होने थे। ठीक है, आपको सभी को पता है कि पार्लियामेंट में आपके जो है मेंबर्स जो है वो बैठते हैं जो आपके यूनिवर्स मतलब फ्रेंचाइज मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो है लोग जो है वोट डाल के आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुनते हैं। तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, तो यही डिसाइड किया गया कि जो असेंबली होगी वो हमारा पार्लियामेंट होगी। और यहाँ पे भी दो चीजें थी कि असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव, उसके पास जो है वो लेजिस्लेटिव पावर थी। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी होगी आपकी असेंबली। तो ये भी दो टुकड़ियों में काम करेगी। एक बार एक टाइम पे जो है लेजिस्लेटिव बॉडी जो होगी असेंबली वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, और सेकंड टाइम पे वो साथ ही साथ वो ऑर्डिनरी लॉ भी बनाएगी। देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ और जो है ऑर्डिनरी कानून भी जरूरी है। तो ये काम जो है लेजिस्लेटिव काम जो है वो आपको इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 एक्ट के थ्रू बोला गया कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही करेगी। अब यहाँ पे दो चीजें और थी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट दोनों के टाइम पे अलग अलग थे। जब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम करेगी असेंबली तो उस टाइम पे आपके प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ऑर्डिनरी लॉ बनाने के सेशन होंगे तो उस टाइम पे आपके प्रेसिडेंट होंगे जेवी मवलांकर। जेवी मवलांकर जो थे उस टाइम पे आपके जो थे वो प्रेसिडेंट होने थे जब ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए असेंबली बैठेगी। यहाँ पे आप सभी को एक और पॉइंट याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपके प्रिसाइड करने वाले थे मीटिंग्स ऑफ द असेंबली, और उनके साथ जो है वो दो और लोग जो थे वो आपके वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए थे। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको स्टार्टिंग में कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, तो उसके साथ जो है हमारे दो और मेंबर्स को जो है वो इलेक्ट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आप प्लीज मुझे सेक्शंस में कमेंट सेक्शन में ये लिख के भेजिए कि उन दो मेंबर्स के नाम क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट के साथ जो और दो मेंबर्स थे जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे उनके नेम्स क्या थे। काइंडली सपोर्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी लिख के भेजिए ताकि आप लोगों के आंसर जो है वो और बच्चे भी देखें और उनको जो है कुछ सीखने को मिले, क्योंकि ये अगर हम ऐसे मतलब डिस्कशन करके ही करेंगे तो आपको चीजें जो है वो ज्यादा याद रहेगी। ठीक है, तो होता क्या है, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट फर्स्ट ड्राफ्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर जो है वो पेश किया जाता है, बनाया जाता है। और आप सबको ये भी बताना है कि लीगल एडवाइजर कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 22 जुलाई 1947 को जो है, डेट्स याद रखना, तीन डेट्स मैं अभी बताऊंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो थ्री जो डेट्स है वो ऐसे है 22 जुलाई 1947। तो इस दिन जो है हमने हमारे देश का नेशनल फ्लैग जो है वो अडॉप्ट कर लिया था। हमने एज सच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, और 26 जनवरी नहीं सॉरी 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम भी अडॉप्ट कर लिया था और सॉन्ग भी अडॉप्ट कर लिया था। और इसी दिन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया के राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारे ड्राफ्ट बनाने का प्रोसीजर शुरू हुआ और हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बाबा राव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर जो थे वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे। उन्होंने ड्राफ्ट्स प्रिपेयर किए, इसकी रीडिंग्स हुई। रीडिंग्स याद करना आपको जरूरी नहीं है, फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई और फिर बाद में इसे अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर लिया गया। डेट उस दिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पास किया गया वो थी 26 नवंबर 1949। इस दिन हमने अपने
कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो पास कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। तो दो डेट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखनी। अडॉप्ट जिस दिन हमने किया था वो 26 नवंबर 1949, ये डेट आपको हमारे प्रियम्बल में भी देखने को मिलती है, जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। और 24 जनवरी जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ 1915 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो पहला प्रेसिडेंट बना दिया था। साथ में इसी दिन जो है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट कर लिया गया था। तो 24 जनवरी का दिन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट डाटा है। और इसको जो है लागू, ये एनफोर्समेंट में कब आया, वो आया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है ये हमारा जो है एनफोर्समेंट में आया। इस दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से भी मनाते हैं। रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी 1915 को मनाया जाता है। रीजन ये है कि इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो लागू कर दिया था और इसी दिन से इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एनफोर्समेंट किस दिन हुई, अडॉप्शन किस दिन हुई, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कमेटीज है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे, स्टीयरिंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी आपके चेयरमैन जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिख रखे हैं। फ्लैग कमेटी जो थी उसके प्रेसिडेंट भी, चेयरमैन भी आपके, सॉरी, चेयरमैन जो है राजेंद्र प्रसाद थे। लीगल एडवाइजर जो थे वो BN राव थे, ये मैं आपको बता दिया। दूसरा, आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन अपॉइंट हुए थे आपके राजेंद्र प्रसाद के साथ असेंबली में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज मेड एंड हाउ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे जो है पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।